मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोई आदमी जंगल में मरा हुआ चूहा उठाता है जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद अगले सीन में कबीर को दिखाया जाता है। कबीर अपनी बेटी जानवी को उसके कॉलेज लेने जाता है। जानवी उससे अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पर जाने की बात करती है। कबीर पहले तो तैयार नहीं होता है, पर जानवी के बहुत जिद करने के बाद वो उसे इस शर्त पर कि वो अपने सभी दोस्तों के नंबर उनको देकर जाएगी और अपना फोन 24 घंटे ऑन रखेगी। जहां भी जाएगी अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेगी, पर मान जाता है। उसकी ट्रिप से पहले वो सब लोग अपने फार्म हाउस पर जाते हैं। वो लोग फैमिली टाइम एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ कबीर चाय पीना चाहता है, पर उसके पास 500 का नोट होता है। वो चाय नहीं ले पाता। यहाँ वनराज ये सब देख रहा होता है। वो उसके लिए चाय ले आता है। कबीर वनराज को अपने साथ बैठने के लिए ऑफर करता है। यहाँ वनराज एक लड्डू देता है जिसको जानवी खा लेती है। वो लड्डू खाने के बाद जानवी को कुछ अजीब फील होता है। जानवी वनराज की हर बात मानने लग जाती है। कबीर ज्योति उस वक्त इतना ध्यान नहीं देते हैं। जानवी वहां से निकलने के लिए बोलती है और कार में जाकर बैठ जाती है। वहां वनराज आता है और जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और बोलता है फार्म हाउस पहुंचकर इसको खा लेना। जानवी ठीक वैसा ही करती है। फार्म हाउस पहुंचकर सब स्विमिंग पूल में मस्ती करते हैं। ज्योति अपना फोन चावल के डिब्बे में रख देती है जो कि भीग गया था। तभी ज्योति वनराज को अपने गेट पर देखती है। वो अपना फोन चार्ज करने के बहाने वहां आता है, जिस पर ज्योति को कुछ ठीक नहीं लगता है। वो कबीर से अकेले में वनराज को अपने घर से भेजने के लिए कहती है। उसी बीच वनराज जानवी से बात करता है। वो अपने बॉयफ्रेंड और लद्दाख ट्रिप के बारे में बताती है। तब वनराज उससे बोलता है कि तुम अब ट्रिप पर नहीं जा पाओगी, तुमको मेरे साथ मेरे घर चलना है। वो उसको अपने साथ चलने के लिए बुलाने वाला ही होता है कि वहां जानवी का भाई ध्रुव आ जाता है और जानवी से अपने साथ खेलने की जिद करने लगता है। वनराज जानवी को बोलता है अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो दोबारा खेलने को ना बोले। जानवी उसकी बात मानती है और ध्रुव को इतना तेज तेज झूले पर झुलाती है कि ध्रुव की हालत खराब हो जाती है। कबीर और ज्योति उसको रोकते हैं, पर जानवी वनराज के बोलने पर ही रुकती है। फिर ध्रुव को देखकर जानवी को भी बहुत बुरा लगता है, पर वो पूरी तरह से वनराज के कंट्रोल में होती है। वनराज कबीर और ज्योति से आकर बोलता है कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत छूट दे रखी है। जानवी अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पर जाने वाली है। ज्योति जानवी से बोलती है कि तुम ये सब क्यों डिस्कस कर रही थी। इस पर जानवी बोलती है कि इन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि जो ये बोल रहे हैं मेरा वैसा ही करने का मन हो रहा है। वनराज बोलता है ये सही बोल रही है, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। और वनराज जानवी से बोलता है अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो और बोलो कि तुम ट्रिप पर नहीं जा रही हो और उसके साथ ब्रेकअप कर रही हो। जानवी वही करती है। ये सब देखकर कबीर वनराज को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। वनराज बोलता है जब तक उसका काम पूरा नहीं होगा वो उस घर से नहीं जाएगा। इस पर कबीर वनराज को हाथ पकड़कर अपने घर से निकालने की कोशिश करता है, तो वनराज जानवी से बोलता है कि अपने डैड को रोको। तब जानवी अपने डैड को धक्का देकर रोकती है। कबीर और ज्योति के होश उड़ जाते हैं। कबीर वनराज से पूछता है तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। वनराज बताता है कि मैंने उस पर वशीकरण किया है, अब मैं उसका भगवान हूँ, अब जो मैं कहूंगा जानवी वही करेगी। वनराज जानवी से रोने को बोलता है। जानवी चीख चीख कर रोने लग जाती है। फिर उसको रोकता है। फिर जानवी से बोलता है कि स्विमिंग पूल में जंप करके सांस रोककर पानी में रहो। कबीर और ज्योति उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं रुकती। इस पर कबीर वनराज से जानवी को रोकने की विनती करता है। तब वनराज जानवी को रुकने के लिए बोलता है, वह रुक जाती है। वनराज कबीर और ज्योति से सारे मोबाइल फोन लाने के लिए बोलता है और जानवी से सारे मोबाइल तोड़ने के लिए बोलता है। जानवी सारे फोन तोड़ देती है। वो जानवी से चाय पत्ती लाने के लिए बोलता है। जानवी से चाय पत्ती खाने को बोलता है, क्योंकि जानवी ने ढाबे पर बोला था कि उसको चाय पत्ती की स्मेल भी पसंद नहीं है। जानवी को बहुत तकलीफ हो रही होती है, फिर भी वो सारी चाय पत्ती खा जाती है। कबीर उसको रोकता है और वनराज जानवी से बोलता है कि अपने डैड को चाटा मार दो, और जानवी चाटा मार देती है। उसको एहसास होता है कि बहुत गलत हुआ है। वो जानवी से अपने पैर दबाने के लिए बोलता है और कबीर और ज्योति से बोलता है कि आप दोनों मुझे अपनी बेटी दान कर दो। आशीर्वाद देकर ये बोल दो कि हम अब तुमको अपनी बेटी दान करते हैं। जिस पर वो दोनों मना कर देते हैं। तो वह बोलता है आप दोनों मुझे इनकार करते जाओगे और मैं इतनी हदें पार करता जाऊंगा कि आप लोग सह नहीं पाओगे। ध्रुव भी वहां आ जाता है। जानवी का हाथ पैर दबाते हुए उसकी चोट पर लग जाता है, तो वह जानवी को लात मारता है। कबीर से देखा नहीं जाता। वो वनराज को मारने लगता है, जिस पर वनराज जानवी को ध्रुव का सर फोड़ने को बोलता है। ज्योति उसको रोकती है, तो वो उसको धक्का देकर ध्रुव का सर फोड़ देती है। ध्रुव बेहोश हो जाता है। उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी घर की बैल बजती है। वहां पुलिस आ जाती है। वनराज ज्योति कबीर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज्योति के नंबर से मिस्ड कॉल थी। पुलिस वाले बोलते हैं कि इस नंबर पर अभी भी बैल जा रही है। ज्योति बोलती है वो उसके बेटे ने शरारत में किया होगा। वो फोन लेने किचन में जाती है, तो किचन में जानवी गैस ऑन करके सिलेंडर के ऊपर हाथ में माचिस लेकर बैठी होती है कि ज्योति ने कुछ भी चालाकी की तो वो पूरा घर उड़ा देगी। ज्योति किचन से फोन लेकर आती है। पुलिस से बोलती है कि उनके बेटे की शरारत है ये, जिस पर पुलिस वाले जाने लगते हैं। उधर ध्रुव भी होश में आकर नीचे की तरफ आने लगता है। तभी पुलिस वाले रुकते हैं और बोलते हैं कि गैस की स्मेल आ रही है, जिस पर कबीर बोलता है कि गैस ऑन थी, अब उन्होंने ऑफ कर दी है, उसी की स्मेल होगी। पुलिस चली जाती है। ध्रुव को नहीं देख पाती। कबीर आकर ध्रुव को संभालता है। जो फोन मिला था उसको ज्योति वनराज के सामने ही तोड़ देती है, तो वह जानवी को सिलेंडर से हटने के लिए बोलता है। कबीर उसको बोलता है मेरे पास जो भी पैसे हैं मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। इस पर वनराज मान जाता है, तो जितना पैसा और जेवर उनके पास था वो उसको दे देते हैं। तो वनराज वहां से चला जाता है।
वो दोनों देखते हैं कि जानवी अभी भी वनराज के वशीकरण में थी। वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो बाहर वनराज ने पैसों के बैग में आग लगा दी थी। वनराज उनसे बोलता है, तुमको क्या लगा तुम मुझे इस पैसे से खरीद लोगे? तुम इंसानों की यही दिक्कत है, जब पैसा नहीं होता तो पैसा मांगते हो, पैसा आ जाता है तो उसी को भगवान बना लेते हो। धन, हवस, लालच, ये सब तुम तुच्छ लोगों की कमजोरियां हैं। ये सब कमजोरियां मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, उससे बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तुमको पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ? बनाता, बिगाड़ता, समेटता, मरोड़ता। लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। सुन, हजारों साल में आती इस रात को सुन, यह मेरे लिए आई है उम्राह की रात। उम्राह परछाई का वो सबसे काला हिस्सा है जहाँ रोशनी की एक किरण भी पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। बस कुछ घंटों की बात है, फिर मैं ही सुबह होऊंगा, मैं ही शाम होऊंगा, मैं ही सब कुछ होऊंगा। इतना कहकर वह अंदर चला जाता है। वनराज अब जानवी से खुद को थप्पड़ मारने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको मालूम था चावल के डब्बे में फोन है, पर उसने बताया नहीं। कबीर की आंखों में आंसू थे, पर वो बेबसी से देख रहा था। इसके बाद वह जानवी को नाचने के लिए कहता है। वो पिछले 1 घंटे से नाच रही होती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बचती कि वो और नाच सके। ज्योति उसे पानी पिलाने आती है, पर वनराज उसे पानी पिलाने नहीं देता। वो ज्योति से ध्रुव के पास जाने को कहता है। वो जानवी को बोलता है कि ज्योति ना जाए तो चाकू से उसका गला काट दे। मजबूरी में ज्योति को वहां से जाना पड़ता है। वनराज जानवी से कहता है कि मैं सो रहा हूँ, अगर कोई मेरे पास आए तो उसके चाकू घोंप देना। अब कबीर नीचे आने की कोशिश करता है तो जानवी चाकू लिए खड़ी थी और उसे घूर कर इशारा कर रही थी कि नीचे मत आओ, पर कबीर तब भी आ रहा होता है तो जानवी खड़े खड़े ही सूसू कर देती है अपने पिता को रोकने के लिए। ये सब देखकर कबीर वापस चला जाता है। उसे देखा नहीं जाता कि जानवी अंदर ही अंदर कितनी कोशिश कर रही है उस काले जादू से लड़ने की। उसे पता था पापा नीचे आए तो उसे मारना पड़ेगा। ज्योति वनराज से कहती है कि जानवी को वॉशरूम ले जाने दो, कपड़े बदलने हैं, पर वो बोलता है कि यहीं कपड़े बदलो। वो जानवी को पैंट उतारने को बोलता है तो जानवी उतार देती है। ज्योति तुरंत उसे दूसरी पैंट पहना देती है। वनराज की इस घटिया हरकत से ज्योति गुस्से से भर जाती है। वह जानवी से चाकू छीनकर वनराज पर हमला कर देती है। चाकू कहीं गिर जाता है तो जानवी उसको ढूंढने लग जाती है। कबीर भी वहां आ जाता है और वनराज को मारने लग जाता है। जानवी को चाकू मिल जाता है, वो अपनी माँ को मारने आती है तो कबीर उसे रोक लेता है और उसके हाथ बांध देता है और वनराज को मारना शुरू कर देता है। वो उसका गला दबा रहा होता है तो वनराज जानवी से बोलता है कि जानवी तुम हंसो और तब तक हंसो जब तक तुम मर नहीं जाती। जानवी जोर जोर से हंसती है तो कबीर को रुकना पड़ता है, क्योंकि कबीर से जानवी की दर्द भरी हंसी सुनी नहीं जाती। वनराज बोलता है, अगर मैं मर भी गया तो उससे पहले जो हुक्म मैंने जानवी को दिया है उसी को करते करते वो भी मर जाएगी। वो जानवी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, पर तुम जानवी को मेरे साथ आने दो। पर आप दोनों ने मिलकर जो मेरी हालत की है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। वो जानवी से बोलता है कि जाओ अपने भाई को मार डालो। कबीर और ज्योति तुरंत भागते हैं उसे रोकने के लिए, पर जानवी उन्हें स्टोर रूम में बंद कर देती है। ध्रुव छत पर जाकर छुप गया था, पर जानवी वहां भी पहुंच जाती है। कबीर किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, लेकिन जानवी सबसे ऊपर वाली छत पर पहुंच गई थी। तो कबीर भी सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने लगता है तो जानवी उसके हाथ में चाकू घोंप देती है और सीढ़ी हटा देती है। जानवी अपने भाई को छत से धक्का दे देती है। कबीर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता है। ध्रुव की सांसें अभी भी चल रही थी। वनराज कबीर से कहता है कि अगर अपने बेटे को बचाना है तो अपनी बेटी मुझे अर्पण कर दो। ना चाहते हुए भी वो अपनी बेटी को उसके साथ जाने की अनुमति दे देते हैं। ज्योति ध्रुव को लेकर निकल जाती है अस्पताल के लिए और कबीर हाथों में पट्टी बांधकर साइकिल लेकर निकल जाता है वनराज को ढूंढने। वनराज एक खंडर जैसी जगह में रहता था। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि और भी बहुत सारी लड़कियां उसके वश में हैं, जो कि शायद काफी समय से वनराज के साथ रह रही थी। फार्म हाउस का एक केयर टेकर था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वह अपने घर पर था। कबीर उसके घर पहुंचता है और उसका फोन ले लेता है जिसमें वनराज की लोकेशन थी। जब वो लोग ढाबे पर थे तब वनराज अपने फोन का पासवर्ड खोलता है, तब कबीर की निगाह उस पर पड़ती है और जब वनराज उनके फार्म हाउस पर था चुपके से उसने वनराज के फोन की लोकेशन अपने फार्म हाउस वाले सर्वेंट के फोन पर भेज दी थी। वो अपने सर्वेंट की बाइक लेकर उस लोकेशन पर चल देता है। लोकेशन ट्रैक करते करते कबीर एक जंगल में पहुंच जाता है जहां पर कुछ महिलाएं उस पर हमला कर देती हैं। जैसे तैसे करके वो उन्हें हराता है और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर कबीर देखता है कि वनराज ने वहां 108 लड़कियों को अपने वश में कर रखा है। कबीर वहां का नजारा देखकर समझ जाता है कि वनराज उन लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला होता है। तभी एक लड़की पीछे से कबीर पर अटैक कर देती है और वह गिर जाता है। फिर वनराज कबीर को अपने पास बुलाता है और उसे अपने कदमों के नीचे रखता है। फिर उन लड़कियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर कबीर उसके काम में कुछ भी बाधा डाले तो वो सब मिलकर कबीर को मार दें। वनराज अपने काम को आगे बढ़ाता है और एक कुंड में आग जली होती है उसके पास धीरे धीरे लड़कियों को आगे बढ़ने को बोलता है। वो मंत्र पढ़ रहा होता है, लड़कियां कुंड में कूदने ही वाली होती हैं कि कबीर एक मशाल उठा के उसके पैर पर मार देता है, जिसकी वजह से वनराज नीचे झुक जाता है तो कबीर चाकू से वनराज की जीभ काट देता है और जीभ को हवन कुंड में फेंक देता है। वनराज तड़पने लगता है। वनराज ने सभी लड़कियों को ऑर्डर दे रखा था तो सब लड़कियां उसके लास्ट
डॉटर को फॉलो करती हैं और कबीर पर झपट पड़ती हैं। पर तभी वनराज की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है कि आज से तुम आजाद हो, पहले की तरह मुस्कुराओ, पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। लेकिन ये वनराज नहीं बोलता, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग से आवाज आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये आवाज कबीर के गैजेट से आ रही थी। कबीर उस गैजेट को अपनी जेब में रखकर वनराज की सभी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वक्त आने पर उन्हें इस्तेमाल कर सके। और जब वनराज जानवी को लेकर चला गया तब कबीर उसका पीछा करने से पहले सब रिकॉर्डिंग को एडिट करके एक सही सेंटेंस बना देता है जिससे वनराज का वशीकरण टूट जाए। और वही हुआ, रिकॉर्डिंग के चलते ही सभी लड़कियों का वशीकरण टूट जाता है। जानवी रोते हुए अपने पापा के गले लग जाती है। ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियों को उनके घर पहुंचा दिया जाता है और पुलिस कबीर से हॉस्पिटल में आकर वनराज की पूछताछ करती है और कबीर को बताती है कि वनराज फरार है। फिर कुछ दिन में वो सब घर आ जाते हैं और धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम स्टार्टिंग वाले सीन पर पहुंच जाते हैं जहाँ एक व्यक्ति मरे हुए चूहे को एक प्लास्टिक बैग में डालता है और हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कबीर है, जो उस मरे हुए चूहे को लेकर जंगल के एक बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ कबीर ने वनराज को बांध कर रखा है, जिसे वो सिर्फ मरे हुए चूहे और चाय पत्ती खाने को देता है और यही उसकी किस्मत है, वो यही डिजर्व करता है, उसे यही सब खाकर जीना होगा। फिर कबीर बोलता है कि तुम हमारे परिवार में शैतान बनकर आए थे, लेकिन तुम्हारे लिए अब मैं शैतान हूँ। और यह कहते हुए कबीर वनराज को एक शैतानी स्माइल देता है और यही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कितनी भी मुसीबतें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो धैर्य से काम ले। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है। दूसरा, हमें कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको मूवी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।